रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपकी स्टोरीज के साथ साथ आपके सवालों और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई किया करता था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे जो कि मेरे साथ ही पढ़ते थे और हम लोग एक ही गांव में रहा करते थे। हालांकि सारे लोग मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस वक्त मेरा एक करीबी दोस्त हुआ करता था जिसका नाम सुरेश था और वो पढ़ाई में काफ़ी बढ़िया था। वह अक्सर अलग अलग चीज़ों के फार्म भरा करता था, इस उम्मीद में कि कहीं उसे किसी जगह नौकरी मिल जाए। एक दिन जब मैं सुरेश के साथ कॉलेज से अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में सुरेश ने मुझसे कहा कि भाई, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर एक नई स्कूल खुली है, जिस स्कूल में मैंने शिक्षक के लिए अप्लाई किया है। मेरे चाचा भी उसी स्कूल में काम क्या करते हैं, तो मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। सुरेश की इस बात को सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ और फिर मैंने कहा कि वाह भाई, बहुत बढ़िया है, अब तो तुम भी पैसे कमाने लग जाओगे। जिस पर सुरेश ने कहा कि हाँ भाई, बढ़िया तो है, लेकिन मुझे तेरी एक छोटी सी मदद चाहिए। इस बात को सुनकर मैंने उससे कहा कि हाँ भाई, बता क्या मदद चाहिए। जिस पर सुरेश ने बताया कि मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे इंटरव्यू की जगह से शाम को मुझे वापस ले आना। सुरेश की बात को सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ और मैंने कह भी दिया कि हाँ भाई ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जिसके बाद फिर सुरेश ने मुझे बताया कि उसे कल यानी कि रविवार को करीब 11 बजे एक जगह पर इंटरव्यू के लिए जाना था और उसे वहाँ से करीब 6 बजे तक छुट्टी मिल ही जाएगी। जिस पर मैंने कहा कि ठीक है, मैं रविवार को शाम के 6 बजे तक तेरे स्कूल आ जाऊंगा, तू बस तैयार रहना। और फिर ये कहकर मैं अपने घर आ गया। रात को जब मैं खाना खा रहा था तो मेरे पिता मेरी माँ से कह रहे थे कि उन्हें कल उस स्कूल में आने के लिए आमंत्रित किया गया है, क्योंकि कल कुछ लोगों का इंटरव्यू है और वो चाहते हैं कि मेरे पिता उनका इंटरव्यू लें। ये सुनते ही मैं खाते खाते रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। मेरे पिता ने आगे कहा कि वो उस जगह पर नहीं जाने वाले क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। जिस पर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया कि क्यों, क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे देखा और फिर मुझसे कहने लगी कि वो जगह काफ़ी ख़तरनाक है। वो स्कूल जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते पर ना जाने अब तक कितने ही लोगों की जानें चली गई हैं। कई लोग तो उस रास्ते को श्रापित मानते हैं। लोगों का कहना है कि उस रास्ते से जो कोई भी शाम के वक्त जाता है उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसीलिए पहले तो उसी स्कूल को खोलने की परमिशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन स्कूल के मालिक की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए उन्होंने स्कूल को खोलने की परमिशन ले ली। उस रास्ते की दूसरी तरफ काफ़ी सारे लोग रहा करते हैं जो कि केवल दिन के समय उस रास्ते से सफ़र किया करते हैं। और क्योंकि उस जगह पर दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था, जिस वजह से वहाँ स्कूल खोलना काफ़ी फ़ायदेमंद का सौदा था। मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, जिस वजह से मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने अपने पिता से सुरेश के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें ये बात बताऊं कि कल शाम को मैं सुरेश के स्कूल उसे लाने जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं सुरेश से किया वादा भी पूरी तरह निभाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पिता से इस बारे में कोई बात नहीं की और फिर मैं चुपचाप से जाकर अपने रूम में सो गया। मैं फिर सुबह उठा और अपने काम में लग गया। मैं बस शाम होने तक का इंतज़ार ही कर रहा था और फिर मैं शाम के करीब 5 बजे ही अपने घर से तैयार होकर सुरेश के स्कूल की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त नवंबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से ठंड थोड़ी ज़्यादा ही थी और देखते ही देखते अब अंधेरा होने लगा। मुझे भी पता नहीं चला। अब मुझे अपने पिता की बातों को याद करके थोड़ा सा डर लगने लगा था। मैं अपने आसपास किसी को ढूंढने लगा ताकि मैं उनसे ये पूछ सकूं कि आखिर मैं जिस तरफ जा रहा हूं वह सही रास्ता भी है या नहीं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे दूर से एक आदमी दिखाई पड़ा जो मुझे एकटक होकर देखता ही जा रहा था। मैं उनके पास पहुंचा
और उनसे रास्ता पूछने लगा, जिस पर उन्होंने कहा, यहाँ से सीधे चले जाओ, तुम्हें स्कूल मिल जाएगा। और फिर मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि आखिर उस इंसान को मेरा नाम कैसे पता था। मैं जैसे ही पीछे उस आदमी की तरफ मुड़ा तो मैं ये देखकर पूरी तरह से घबरा गया कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अभी भी मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अभी बस कुछ क्षण पहले ही वो आदमी यहीं पर था और अभी वो ना जाने इस सुनसान से रास्ते में कहीं पर गायब सा हो गया। ये सब देखते ही मैं फिर अपने बाइक की रफ्तार को तेज करते हुए उस स्कूल की तरफ जाने लगा और फिर मैंने रास्ते में कहीं भी अपनी बाइक को नहीं रोका। फिर मैं जैसे ही सुरेश के स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा कि सुरेश अपने स्कूल के बाहर ही आ रहा था। फिर मैं बाइक से उतरा और मैं उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ। तभी मैंने कहा, भाई यह कोट तो तेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। जिस पर उसने कहा कि हाँ, कल ही पापा लेकर आए थे। सुरेश ये सारी बातें मुझे बता ही रहा था कि तभी मैंने सुरेश के पीछे उसी इंसान को देखा जिसे मैंने अभी अभी रास्ते में देखा था। मैं तो उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गया और मैंने सुरेश से पूछा कि आखिर वो इंसान कौन है। जिस पर सुरेश ने मुझसे कहा, ये वही है जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। सुरेश की बात सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मैंने उस इंसान को सड़क पर देखा था, लेकिन सुरेश का कहना था कि वह आदमी कई घंटों से इस स्कूल से बाहर नहीं गया, क्योंकि वह इंसान भी सबका इंटरव्यू ले रहा था। मुझे ये सारी बातें काफ़ी अजीब लगने लगी और फिर मैंने इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर सुरेश से कहा, चल अब घर चलते हैं, काफ़ी शाम हो गई है। जिस पर सुरेश ने कहा कि हाँ भाई, वैसे भी काफ़ी अंधेरा हो गया है। फिर हम दोनों रास्ते में इधर उधर की चीज़ों के ऊपर बातें करने लगे, जहाँ मैंने सुरेश से पूछा कि क्या तुझे इस रास्ते के बारे में पता है। जिस पर उसने कहा कि हाँ, क्यों। जिस पर मैंने उन्हें अपने पिता के द्वारा कही गई सारी बातें बताई। जिस पर सुरेश ने कहा, क्या यार तू भी इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ना जाने मेरी बाइक किसी चीज़ से टकरा गई, जिससे हम दोनों नीचे गिर पड़े। हालांकि मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई और मैं जल्दी से उठा और फिर मैंने सुरेश को कंधा देकर उठाया और उसे अपनी बाइक पर बिठाते हुए पूछा कि भाई तू ठीक तो है ना, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। जिस पर उसने अपना सर ना में हिलाया। इसके बाद फिर मैंने वापस अपनी बाइक को स्टार्ट किया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। हम दोनों वापस से बातें करने लगे कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे काफ़ी समय से केवल मैं ही बोले जा रहा हूँ। सुरेश बिल्कुल चुप था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बाइक में लगे शीशे से पीछे की ओर देखा तो मेरे पीछे सुरेश नहीं था। ये देखकर मैं काफ़ी हड़बड़ा गया। मैंने झट से ब्रेक दबाई और फिर आसपास देखने लगा। मेरे आसपास केवल अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। अब मैं परेशान हो गया और अपने आसपास देखने लगा, आखिर मेरे साथ आज हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि तभी मुझे दूर से सुरेश की आवाज़ आई। तब जाकर मुझे समझ आया कि सुरेश अपनी जगह पर ही था। मैं वापस से अपनी बाइक को पीछे घुमाकर उसके पास पहुंचा और फिर मैंने उससे कहा कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने अभी अभी तो तुझे बाइक पर बैठाया था। जिस पर सुरेश ने कहा कि भाई मजाक मत कर, मैं तो कब से यहीं पर गिरा हुआ हूँ, तू ही उठकर ना जाने कहाँ पर जाने लगा था, पर तू किससे बात कर रहा था। सुरेश की बातें मुझे और भी ज़्यादा डरा ही रही थी। मैंने सुरेश से पूछा कि भाई देख, मजाक मत कर, अभी तू ही तो था जो मेरी बाइक के पीछे बैठा था। लेकिन सुरेश ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर मैं इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गया था। फिर मैंने सुरेश से बाइक पर बैठ जाने को कहा और फिर हम दोनों उस रास्ते से घर की तरफ लौटने लगे। मैं जितना तेज हो सकता था बाइक को तेज चला रहा था, जिस वजह से हम दोनों को काफ़ी ठंड लगने लगी। फिर अचानक से मैंने महसूस किया कि हवाएं काफ़ी तेज हो उठी हैं। आसपास पूरी तरह से अब अंधेरा छा चुका था और दूर दूर तक रोशनी का एक कतरा तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। इन हवाओं के कारण पेड़ों से आती हुई आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस जगह पर कुछ तो है जो बहुत ही अलग सा था। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उन चीज़ों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो चुकी थी और फिर मैं किसी तरह बस अपने घर पहुंचना चाहता था।
हालांकि मैं ये सारी चीज़ें अभी सुरेश को नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे ही पागल समझेगा। लेकिन फिर तभी ना जाने मेरी बाइक को क्या हो गया और मेरी बाइक की रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली गई और एक जगह पर आकर रुक गई। बाइक के रुक जाने से मैं पूरी तरह से घबराने लगा, लेकिन मुझे देखकर सुरेश ने कहा कि भाई क्या हो गया, तू बहुत परेशान दिख रहा है, कोई बात है क्या? जिस पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा कि तभी सुरेश ने मुझसे कहा कि मैं बस तुरंत आया, मुझे बहुत ज़ोरों से टॉयलेट आई है, तब तक तू बाइक स्टार्ट कर। और फिर मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा। मैं अभी अपनी बाइक को स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी सुरेश चिल्लाते हुए मेरे पास आया। भगवान की कृपा से मेरी बाइक उस वक्त स्टार्ट हो चुकी थी। सुरेश चिल्लाते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि भाई जल्दी चल यहाँ से, कोई है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है, मैंने अभी अभी उसे देखा है। सुरेश की बातों को सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और फिर मैंने अपनी बाइक की रफ्तार बहुत ही तेज कर दी और फिर वहाँ से भागने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कि किसी ने सुरेश को चलती बाइक से खींच लिया हो। इससे मेरी बाइक को एक छोटा सा झटका लगा और बाइक का बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा। मैं जैसे पीछे की ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि एक साया सुरेश के गर्दन को पकड़ रखा था और सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि मैं उस साए के आर पार देख सकता था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि उस साए ने मेरी तरफ अपनी नज़रें घुमाई। अब मैं बुरी तरह से डर गया और फिर अपनी बाइक को जल्दी से स्टार्ट करके वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरी बाइक ज़मीन पर गिर पड़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने मेरे पैरों को जकड़ रखा हो और मैं भी सुरेश की तरफ घसीटते हुए जाने लगा। मैं किसी तरह अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने गले में पहनी अपनी रुद्राक्ष के माले को कसकर पकड़ा और मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मेरे इतना करते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे पैर अब आज़ाद थे, लेकिन उस साये ने सुरेश की गर्दन को इस तरह से जकड़ रखा था कि सुरेश की गर्दन की हड्डी अब टूट चुकी थी। तभी सुरेश नीचे गिरा, लेकिन सांस न ले पाने की वजह से अब तक वो मर चुका था। और फिर उस साये ने सुरेश के पैरों को पकड़कर घसीटते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तभी मैंने भी अपनी बाइक ली और वहाँ से भागकर सुरेश के घर पहुँच गया, जहाँ पर मुझे पता चला कि सुरेश ने अपने घर में ये बात बताई नहीं थी कि वो उस स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाने वाला है, वरना वो लोग उन्हें जाने नहीं देते। फिर सुबह उस गाँव के सारे लोग उस जगह पर गए तो उसे सुरेश की लाश मिली, जो कि बहुत ही ख़राब हालत में थी। दोस्तों, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस साये ने सुरेश के शरीर को नोच नोच कर उसके टुकड़े कर दिए हों। उस दिन के बाद से आज तक मैंने फिर कभी भी दोबारा उस रास्ते की तरफ नहीं देखा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।